हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार क्वार्टर क्लासेस द स्कूल ऑफ कोर एक्टिविटीज। तो आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कूलाम्ब लॉ के बारे में। इसके पहले हम चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कूलाम्ब लॉ क्या है, हमें इसको क्यों पढ़ना है, इसके बारे में समझते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि सेम चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, यानी एक दूसरे के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। जबकि दोनों यदि चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यानी दोनों चार्ज कैसे हैं, विपरीत हैं, तो उनमें अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ कूलाम्ब ने यह बताया कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है। इसके लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम्ब लॉ या कूलाम्ब का नियम कहते हैं। समझते हैं क्या है कूलाम्ब का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है। यानी कूलाम्ब ने क्या कहा, यदि दो स्थिर बिंदु आवे, यानी दो बिंदु आवे इस प्रकार अगर स्थिर है, एक आवेश हमारा Q1 है, क्या है, एक हमारा आवेश Q1 है, जबकि दूसरा आवेश हमारा Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, यदि R है। यानी कूलाम्ब के अकॉर्डिंग यदि दो बिंदु आवेश ऐसे स्थिर है, ध्यान रखना गतिमान नहीं क्या होंगे, स्थिर होंगे, तो इनके बीच की दूरी यदि R है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती। अब परिमाण जो कहा कि ये दोनों आवेश हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, या इस तो S प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यहां पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज केवल इनकी डायरेक्शन बताता है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कहा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुपाती एवं इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट बार सेकंड से क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और यहां ये अनुपाती अगर साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, इसके नियतांक, या जिसे हम कूलाम्ब कांस्टेंट या कूलाम्ब नियतांक भी कहते हैं। यानी F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये है कूलाम्ब का नियम, जो जहां पर K एक नियतांक है जिसे हम कूलाम्ब नियतांक भी कहते हैं, और इस K का मान जो होता है वो क्या होता है, यहां समझ सकते हैं बगल में, K इक्वल टू 1/4πε0 होता है। जबकि इस पूरे की जो आंतरिक मान होता है वो होता है 9 × 10⁹।
अब यहां कुछ लोग कह रहे थे एप्सिलॉन जीरो क्या है ये, तो इस एप्सिलॉन जीरो कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं इसको? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इस प्रकार अगर हम K की वैल्यू 1/4π0 पुट कर देते हैं तो एक फॉर्मूला ये भी निकल के आता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका कूलाम का नियम है। और चूंकि ये क्या है, बल है, तो इसका मात्रा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो ये आपने कूलाम का नियम समझा। अगर हम आगे बात करें कि ये निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए शीलता का यहां मतलब ये है कि जब दो आवेश निर्वात में स्थित होंगे तो उनके बीच बल लगेगा। आप समझ में आ रही है? जब दो बल निर्वात में स्थित होंगे उनके बीच बल लगेगा, और वही दो आवेश यदि निर्वात की जगह किसी दूसरे माध्यम होंगे तो उनके बीच बल लगेगा। तो माध्यम का जो अंतर आ रहा है, जो माध्यम के कारण अंतर आ रहा है, वो क्या है? यही है। जब निर्वात है तो एप्सिलॉन जीरो होगा, कोई और माध्यम होगा तो इसका मान परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा? जिसको कहते हैं हम क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। अब ये परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, तो समझिए आगे। आइए कि आपको कूलाम का नियम समझ में आया होगा। तो पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। क्या होता है परावैद्युतांक, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो कहते हैं परावैद्युतांक। तो ये परावैद्युतांक क्या होता है समझिए। जब दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात में स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल, एवं किसी माध्यम में स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक K कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तन की। अब यह एक और समझना, वहां पर हमने कोई K लिखा था, वो क्या था? कूलाम कांस्टेंट था, और यहां जो किया वो क्या है? परावर्तन। इसीलिए कहीं कहीं पर किसी बुक में जो कूलाम कांस्टेंट है उसको सीधी लिख दिया जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यदि मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और एक दूसरा बिंदु आवेश Q2, जिनकी बीच की दूरी R है, और यदि ये कहां रखे हैं, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं निर्वात में। कहां रखे हैं? निर्वात में। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा कूलाम के अकॉर्डिंग F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम मान ले रहे हैं F0। क्या मान ले रहे हैं इसको? F0। क्यों? क्योंकि निर्वात में है। यदि यही दोनों आवेश इतनी ही दूरी पर निर्वात की जगह किसी माध्यम में रखे, किसी मीडियम में रखे गए हों, यानी जब ये कहां रखे हो? माध्यम की जगह है किसी माध्यम में, कोई निर्वात में, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा Fm मान लेते हैं इसको हम कोई मीडियम के लिए, तो बल अपॉन 4πε। अब एप्सिलॉन जीरो नहीं होगा, एप्सिलॉन जीरो किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। लेकिन जो एप्सिलॉन होगा किसके लिए होगा? किसी मीडियम के लिए, किसी माध्यम के लिए। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक की परिभाषा से क्या होगा? अभी क्या बताया मैंने? अकॉर्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है? यानी K इक्वल टू F0 अपॉन F। इसके हम वैल्यू पुट करेंगे तो K इक्वल टू F0 का मान कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। जबकि Fm का मान कितना है? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R² से R² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। यहां से क्या होगा आपके पास? K इक्वल टू 1/ε0 अपॉन 1/ε।
अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आएगा आपके पास? k इक्वल टू एप्सिलॉन कहां पर जाएगा? ऊपर, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहां से अगर हम एप्सिलॉन का मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा? k एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 k। और यदि हम इस मान को, इसको, इस एप्सिलॉन के मान को समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? देखिए, इसको माने समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड से एप्सिलॉन का मान समीकरण सेकंड में रखने पर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एस एन इक्वल टू 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन क्या रख देंगे? एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के, जहां के क्या है? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी जब किसी दो बिंदु आवेश के बीच कोई माध्यम होता है, कोई परावैद्युतांक होता है, तो इसके लिए F बराबर ये आता है, इसका मात्रा क्या होगा? न्यूटन। तो इस प्रकार हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ सकते हैं। अब ये किन चीजों पर निर्भर करता है इसके का मान? तो ये माध्यम पर निर्भर करता है, उसके बीच में क्या रखा गया है, तेल भरा गया है, जल भरा गया है, या कोई समझ सकते हैं कि उसमें हमने क्या चीज रखी है। इन दोनों आवेशों के बीच में अलग अलग पदार्थ भरा जाएगा, तो इनके लिए के का मान क्या होगा? अलग अलग आएगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक चीज और, इसका जो एप्सिलॉन 0 का मान होता है ये फिक्स होता है, मैं बता दे रहा हूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻²। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और यहां पर आपको एक काम करना है, आपके लिए होमवर्क है क्या? कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। इसमें आपको इस एप्सिलॉन 0 का मात्रक, यानी आपको इसका यूनिट बताना है क्या होगा। इस एप्सिलॉन 0 क्या बताना है आपको? मात्रक, यानी यूनिट बताना है, इसका यूनिट क्या होगा। अब हम आगे बात करते हैं, जो कूलाम्ब लॉ पढ़ा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब लॉ। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब लॉ, यानी कूलाम्ब के नियम के सदिश निरूपण के बारे में। माना कि एक निर्देशांक जिसका मूल बिंदु O है, जिससे बिंदु A व बिंदु B पर दो सजातीय, कौन से सजातीय आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं, जिसमें जहां पर अगर हम बात करें, जहां R1 वेक्टर, कौन सा वेक्टर? R1 वेक्टर क्या है? मूल बिंदु, या ऐसा कह सकते हैं Q1 का स्थिति सदिश क्या है? Q1 का सदिश किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। Q1 का सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, जहां R2 वेक्टर, कौन सा? R2 वेक्टर क्या है? Q2 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर मैं बात करूं R12, अब ये R12 क्या समझना? R12 यानी Q1 का, किसका? इस Q1 का इसी तरह से R12 किसके सापेक्ष? Q2 के सापेक्ष। यानी R12 क्या है? Q1 का स्थिति सदिश Q2 के कारण। किसके कारण? Q2 के कारण Q1 का स्थिति है, जबकि R21 वेक्टर R21, यानी ये कहां तरफ होगा? नीचे की तरफ। R21 कौन सा होगा? R21। ये क्या होगा? Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। अब ऐसी और समझिए, क्या R12 के, अब ये R12 के क्या है? एकांक सदिश। क्या है? एकांक सदिश किसका? Q1 के सापेक्ष, सॉरी Q2 के सापेक्ष Q1 का एकांक सदिश। क्या है? Q1 का Q2 के सापेक्ष एकांक सदिश
समझिए पहले इन चीजों को। अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो ही आपको आगे की समझ में आएंगी। अगर ये चीज समझ में आएगी Q1 Q2 क्या है तो आपको आगे समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए R21 कैप क्या है, ये कैप क्या होता है, ये होता है एकांक सदिश। ये क्या करता है, इसका परिमाण तो एक होता है लेकिन ये क्या करता है, दिशा निरूपण करता है, इसकी दिशा डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसको हम दिशा सदिश भी कहते हैं या इसको एकांक सदिश भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, Q2 का Q1 के सापेक्ष एकांक सदिश। अब समझिए यहां पर, अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। जब एक दूसरे पर बल लगाएं तो क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा। जब Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा तो यहां की तरफ जाएगा क्या, F12। बात समझ में आ रही है। और जब यदि Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो इस तरफ बल जाएगा F21। तो समझिए Q1 के याद ऐसे लिखिए पहले, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो क्या होगा, F12 यानी Q2 का Q1 पर लगने वाला बल F12 इक्वल टू 1/4πε0। क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं कि ये निर्वात में स्थित है। यदि ये हम यहां पहले कह रहे हैं कि निर्वात में ना कहां है, किसी माध्यम में, तो फिर हम यहां पर क्या रखना पड़ेगा, परावर्तक के रखना पड़ेगा। तो पहले भी देख चुके हैं कि कहां पर स्थित है, ये निर्वात में या वायु में, क्योंकि वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब इनकी जो दूरी होगी इसकी, इन A और B के बीच यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी वो कितनी मानी हमने, R। जबकि R12 के ये क्या है, एकांक सदिश या दिशा सदिश। तो ये निरूपित कर रहा है कि इसकी दिशा कहां की तरफ है, 2 से 1 की तरफ। कहां है, 2 से 1 की तरफ। समीकरण नंबर इसको बना दीजिएगा। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो क्या होगा, F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां 1 2 था, क्यों, तो दिशा कहां से थी, 2 से 1 की ओर। अब 1 के कारण लगा रहा है तो दिशा कहां की तरफ जाएगी, 2 से 1 की ओर, यानी ये वाली R21। तो क्या हो जाएगा इसका मान, इसको वेक्टर भी लिख सकते हैं आप, एक चीज और समझ लीजिएगा। यहां से क्या हो जाएगा, R21 की पावर। समीकरण नंबर 7 देखा जाए तो जो कूलाम के लिए सदिश निरूपण है वो ये दो ही समीकरण है, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। ये दोनों के दोनों क्या है, कूलाम के सदिश निरूपण। लेकिन थोड़ी सी चीज और समझते हैं आगे, क्या कि ये जो तृतीय नियम है उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, न्यूटन का जो तृतीय नियम उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, इस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या कि आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इनका परिमाण समान है, क्या है, परिमाण समान है, तो क्या R12 बराबर R21 तो होता है, लेकिन परिमाण तो समान है दोनों का, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। कैसी है, दिशा विपरीत। अगर दिशा विपरीत होगी मतलब R12 की जगह पर अगर हम आप R21 रख देंगे तो केवल अंतर किसका आएगा, केवल माइनस चिन्ह। किसका अंतर आएगा, केवल माइनस चिन्ह। तो यहाँ एक चीज आप पहले यहां लाइन लिख लीजिएगा, एक लाइन, क्या, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को ही कोई कूलाम का सदिश रूप कहते हैं। ठीक है, अगर हम R12 की जगह, कहां पर, R12 की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस का R21 फ्रॉम, या समीकरण फर्स्ट में R12 ये क्या है, कैप है, ध्यान रखना, R12 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब R12 क्या कहते हैं, माइनस का R21। क्या, अगर इस माइनस को हम बाहर ले आते
ले आए, ये माइनस है ना, देखो माइनस का R21, इस माइनस को अगर हम बाहर लेते तो इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई है। तो अब ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर ये, इसको समीकरण नंबर थर्ड बना देते हैं। समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड में क्या अंतर है? पूरा का पूरा सेम है, केवल इस माइनस का अंतर है। यानी समीकरण सेकंड से, जब सेकंड से बात करेंगे तो F12 इक्वल टू माइनस का F21। यही चीज प्रूव करता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्योंकि जितना बल F12 है उतना ही बल F21 है। लेकिन ये माइनस में क्या बता रहा है कि अगर हम बल यहां से लगा रहे हैं F12 तो F21 सामने से लग रहा है। तो इसी प्रकार जितना बल Q1 Q2 पर लगाता है उतना ही बल Q2 Q1 पर भी लगाता है। तो इस प्रकार हम इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब को समझ सकते हैं। ये आपके चैप्टर का, आपके टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्यों? क्योंकि जब तक हम कूलम्ब बल के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आगे हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इसी के बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्योंकि जब ये चीज समझ में आएगी तभी हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और भी इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको जितना मैंने समझाया पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।